We all know justice as the concept of moral rightness. But it's certainly not limited to that. It is also about the right that an individual has. The right to equal protection before the law. The right to enjoy one's civil rights without discrimination, be it on the basis of caste, gender, religion, or wealth. But is that how it works, especially for the excluded communities of women? Particularly the most marginalized women in society. Women who are constantly battling against patriarchal ideology and poverty to feed their families. Women who are always one-on-one with casteism and discriminative society on multiple levels. Women who are bereft of basic human rights and even justice in many cases. किसने दबाया था? और मारा किस चीज से था? कहाँ पे मारा था? हाँ किससे मारा? उन्होंने आके सुबह के टाइम मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दी और मेरे भांजे लेटे थे, उनके ऊपर भी पड़ा, सबके ऊपर छींटे आ गई थी। इस तरह से मेरा चेहरा हो गया था कि कोई हमको देखना नहीं पसंद करता था। हम किसी के सामने जाना भी नहीं पसंद करते थे कि कोई हमको देख के डरे या बच्चे। हमने शादी बारात रिश्तेदारी सब छोड़ दी थी, कहीं नहीं जाते थे। कई हजार केस देखे हैं जिसमें सन 2005 की मैं बताती हूँ, 5 में लगभग 1 दर्जन उसके तेजाब कांड हुए थे। सबीना, वर्षा, मोनिका, तराना, बहुत सारे ऐसे केस थे, लक्ष्मी, साधना, जिसको मैंने घटना स्थल पर घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुँच के उनके सभी केसों में FIR दर्ज कराई और पूरी कोर्ट की प्रोसेस से लेकर गए। उनके इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी संपर्क किए, यानी कि जब तक उनको रिलीफ नहीं मिला है, उनकी सर्जरी नहीं हुई है, उनके केसों में लगातार हमारे पहल रही है और उन्हें न्याय भी मिला है, न्याय की प्रोसेस में भी रहे हैं। उन्हें रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत उन्हें आर्थिक लाभ भी दिलाया है। Unfortunately, for a majority of slum women, the concept of justice is unheard of. Activism by human rights defenders and media plays an important role in catalyzing the process of justice. Sadly, even then, very few cases make it to the media. उसको मदद के नाम पे ले गए अपने साथ, और मदद तो नहीं किया, वो चारों लोग उसके साथ ले जाके उसके साथ बलात्कार किए। रात भर इधर उधर भटकाते रहे, उसके पास जो भी था वो भी छीन लिया और उसको जंगल में फेंक दिया। उसको कहीं से पता चला, क्योंकि हम लोगों की होर्डिंग लगी होती थी, अभी भी लगी है, जगह जगह नंबर है, तो वो हम लोग के पास आई। उसकी हमने काफ़ी मदद की और उन लोगों को अरेस्ट भी करा, FIR भी हुई, उनको सज़ा भी मिली। नेता और उनके परिवार में प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका कहना था कि मैं तो, हमारे परिवार में, ख़ानदान में ये प्रथा है कि अगर इस तरह की लड़की ऊंची आवाज़ में बात करती है तो उसको ख़त्म कर देना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है और कोई सबूत भी नहीं मिलते हैं। एक दिन उसको गैस जलाया, बर्नर, और पहले उसे बहुत मारा पीटा, फिर उसके बाल पकड़ के गैस के बर्नर पर रखते थे, उठाते थे, चेहरा रखते थे, उठाते थे। इस तरह से उन्होंने, जब तक उसका पूरा चेहरा झुलस नहीं गया तब तक ये प्रक्रिया उनकी चलती रही। कोई सबूत नहीं था, कुछ नहीं था। जब वो मर गई तो उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। बच्चों से सखी केंद्र में बुला के पूरी घटना के बारे में पूछा। उन्होंने बताया मेरी मम्मी चीख रही थी, दरवाजे खिड़की बंद थे, हम दोनों भाई बहनों को कमरे में बंद कर दिया था, हम दराज से देख रहे थे कि मेरी मम्मी को बार बार वो चेहरा उठा उठा के जला रहे। उस बच्चों के बयान पे हम लोगों ने SSP के यहाँ पेश करा के आदेश लिया। आदेश के बाद FIR हुई। बच्चों को बयान के लिए सबसे बड़ी बात, वो संगठन के हम 2 साथी थे, हम दोनों को भी ढूंढ रहे थे
कि किसी तरह से ये पकड़ में आ जाएं, इन लोगों को जो मदद कर रहे हैं इनको भी हम कुछ भी घटना करेंगे या लालच देंगे। उस टाइम में एक 2 लाख यानी 1.5 लाख रुपए का आया था कि आप लोग ले लो, ख़त्म करो इसको, बीच से हट जाओ। How can these women be empowered to realize self-worth or at least speak openly about the violence they face, about what they suffer at their workplace, in society or at home? Who do you think can connect their soft, unheard voices to a system that can help them be louder and stronger? People like you and me. People with a conscience and some sensitivity. People who resolve to be accessible to women in distress and make these feeble voices reach the authorities, media and specialists. Such compassionate women are women's human rights activists. Didi is what girls from villages, slums, colleges, institutes and society lovingly address them as. हमारे पास वो बहनें ज़्यादा आती हैं जिनके पास ना तो जानकारी होती है और ना पैसा होता है। ऐसे में उनके साथ बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे धोखाधड़ी की चीज़ें होती हैं, लोग उन्हें गुमराह करते हैं। तो उन्हें न्याय दिलाने के बाद जो सुकून मिलता है, जो अच्छा लगता है, वो शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी संतुष्टि है। और मुझे लगता है कि हर दिन की शुरुआत एक चैलेंज के साथ होती है कि हमें इस महिला के लिए निकलना है और हर हाल में इसे उस अधिकार के साथ उसके घर में वापस से बसाना है या उसकी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए उसे सपोर्ट करना है ताकि वो किसी की मोहताज नहीं रह सके। Most of the Didis are local residents of the same area or are from an adjacent area. They empower women through capacity building. They make women independent through various well-planned activities in livelihood, good governance, access to justice, health and education. The most inspiring factor is that some of these activists were once victims themselves, but have now become an example for the rest to follow. हमारी सिस्टर को जिंदा पेट्रोल डाल के जला दिया मेरे बहनों ने। फिर हमारे जो जेठ हमसे बड़े थे उन्होंने और 2 देवर थे, सबने मिसकॉट बनाया कि इसको मार दो, काम हम कर नहीं पाती है और जो 1-2 लाख लगेगा वो हम लगा के हम तुमको बरी करा लेंगे। बस उसी समय मैंने प्रण किया कि अब बस अब बर्दाश्त ख़त्म। बहन का भी देखा, माँ का भी देखा, अपने ऊपर देखा। हम अंदर गए कमरे में, कोठरी में, एक बड़ा सा बांस निकाला। हमने कहा अब आओ, एक तरफ से सब लोग आओ, जेठ भी आ जाए, सास भी आ जाए, जिसको आना आ जाओ, अब मरना ही है। फ़ोन चलते नहीं थे, मम्मी भाई के पास खबर पहुंच नहीं पाती थी। हम अकेले, इतने बड़े परिवार में अकेले कितना संघर्ष करेंगे, फिर भी हम करते रहे संघर्ष। फिर हमने एक देवर से अपने कहा, हमने देखो, वो बोले हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बस मेरे घर में लड़ाई यही थी कि आप देवर के साथ भी रहो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब कोई बोलता ही नहीं था तो हमने कहा इनसे, आप ऐसा करो शहर चलो कहीं बाहर, वहाँ हम लोग रहते हैं। उसके बाद कहा बोले कहाँ चलें। जब टाइम रास्ते में बस में बैठा, मैंने कहा मम्मी के यहाँ चलो, पहले मम्मी के यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे फिर आगे सोचेंगे। बोला ठीक। मम्मी के हम लोग आए, मम्मी ने नाश्ता पानी दिया। बोला अब क्या करना है। हमने कहा उसको गली में निकल यहाँ से, भाग, अब मैं अपने मैके आ गई हूँ, तू यहाँ से निकल, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, मैं कमा कर खा लूँगी पर तेरे साथ नहीं जाऊँगी। फिर एक हमारी फ्रेंड थी, वो भी, उन्होंने हमें सखी केंद्र का नंबर दिया। बोली एक सखी केंद्र है, वहाँ महिलाओं की और पुरुषों की बराबर सुनी जाती है, वहाँ न्याय होता है, चली जाओ। जब मैं यहाँ आई तो मैंने पुष्पा जी और संतोष जी से मिले। यहाँ का मैंने माहौल देखा, काउंसलिंग हो रही थी, सब सीटें लगी हुई थी, तो मुझे लगा जो मेरी चाहत थी वो हमको मिल गया। हमने कुछ जानकारी और ली। यहाँ पे लेने के बाद मैंने एक सदस्यता फॉर्म भरवाया, अपना सदस्य बनी। अब मुझे उस दिन जब मैं यहाँ से गई तो मुझे रात में नींद ही नहीं आई, कि जैसे कोई खजाना हीरा नहीं मिला तो लोगों को नींद नहीं आती है। मुझे लगा अरे मुझे जीने का रास्ता मिल गया। फिर जब इन्होंने देखा कि नहीं इसका तो नाम होने लगा, लोग समझने लगे। 2 लोग थे, 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, 6 से 10 होते होते हम लोग 300-400 का हमारा ग्रुप हो गया। 300-400 लोगों का जब ग्रुप हो गया हमारा, तो कहीं भी लड़ाई हो जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, थाना चौकी, हम लोग सब जगह जाने लगे। It becomes essential for individuals to unite and form an organization that strengthens them. This very much promotes the feeling of togetherness and community. Sakhi Kendra is one such organization that was established by Miss Neelam Chaturvedi in 1982. As a teenager,
Ms. Neelam Chaturvedi realized the predominant issues faced by Swadeshi mill workers in Kanpur. At 16, she formed a committee in a local area to organize the women and solve their issues. Sakhi Kendra grew from one slum to a bunch of villages, to districts, to states, and ultimately to the national level. Ms. Chaturvedi has been recognized internationally for her work on the violence against women, also for her reforms in the system through her work on acts formulation for the prevention of sexual harassment at the workplace. She is known for her consultancy for CEDAW and the formulation of several women-related policies and acts, along with other organizations. एक तरफ तो महिलाएं सुबह से शाम तक जुटी रहती थी, कई बार तो उनके पति बैठ के ताश खेलते रहते थे और वो काम करती रहती थी, और फिर भी कभी कभी दिन भर काम के बाद भी उनके बाल पकड़ के घसीट के लाते थे और उनको मारते थे, उनके पैसे छीन लेते थे, शराब पीते थे, और महिलाओं को लगता था यही मेरी ज़िंदगी है। उनकी समझ में नहीं आता था कि हम किससे शिकायत करेंगे। उनको लगता था औरतों की यही स्थितियां हैं, औरतें ऐसे ही जीती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपनी नानी को इसी तरह से जीते देखा था। और आदमियों ने भी अपने पिता को, अपने बाबा को इसी तरह अपनी बीवियों पे जुल्म करते देखा था। इसलिए अगर उनकी बीवी पलट के खड़ी हो जाती है तो उन्हें लगता है कि ये तो मेरी बीवी गलत है। समाज को भी लगता है, इसलिए उनको ये समझाना ज़रूरी है था। उस समय हम बहुत छोटे थे, लेकिन हम अक्सर ये हमारे मन में सवाल आता था कि ये इस बात को क्यों नहीं समझती हैं कि ये इनके साथ क्राइम हो रहा है, ये क्यों इसको एक्सेप्ट करती हैं, उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस क्यों है, उस एक्सेप्टेंस को वो ख़त्म क्यों नहीं करती हैं, और समाज में ये एक्सेप्टेंस ख़त्म क्यों नहीं होती कि कोई भी उन पे जुल्म नहीं कर सकता है, एक गरीब पे जुल्म नहीं कर सकता है, एक दलित पे जुल्म नहीं कर सकता है, एक महिला पे जुल्म नहीं कर सकता है। जो गरीब है वो पैदा होने के पहले से लगाकर और मरते दम तक दोहरी तिहरी मार उसको पड़ती रहती है। अगर हम क्राइम में भी देखें तो ये तबका क्राइम में जाता है। उसकी वजह ये है कि ये जानवरों की तरह से सड़क पे पलते हैं और बड़े होते हैं। इनकी माएँ और इनके पिता रोज़ रोटी के लिए सड़क घर के बाहर चले जाते हैं। माएँ कहीं काम कर रही होती हैं, सब्जी लगा रही होती हैं, पिता कहीं मजदूरी कर रहा होता है, माँ कहीं निर्माण मजदूर में जा रही होती है, और ये बच्चे सड़क पे जानवरों की तरह पल रहे होते हैं। तो इनकी सोच इन्हीं के जैसे जो इनसे थोड़े से बड़े बच्चे हैं या इनके दोस्त हैं, उन्हीं से इनकी सोच बनती है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो सखी केंद्र काम कर रहा है, वो बेसिकली इनके बेहतरी के लिए काम कर रहा है, इनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। और यहाँ भी पैट्रियार्कल वैल्यू बेस्ड सोसाइटी है। यहाँ भी जो औरतें काम कर रही हैं, उन्हें सिर्फ जहाँ भी काम कर रही हैं, अगर वो मजदूर हैं, अगर वो लोगों के घरों में काम कर रही, कहीं भी काम कर रही हैं, किसी फैक्ट्री में काम करने जा रही हैं, तो उन्हें एक मजदूर होने के नाते, एक मेहनतकश होने के नाते तो बहुत सारे जुल्म सहने ही पड़ते हैं, लेकिन औरत होने के नाते भी उनको सहने पड़ते हैं। उनके साथ बलात्कार भी होता है, उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज़ भी होता है, और वो जब उनके साथ जब बहुत बड़ी कोई हिंसा हो जाती है, उनके साथ बलात्कार हो जाता है, उनकी बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, तो उनके सामने दो बड़ी बातें होती हैं। या तो वो भूख की जंग से निपटें और या न्याय की तरफ देखें। न्याय उनके लिए ज़्यादा कठिन लगता है। उन्हें मालूम है कि न्याय की जो लड़ाई है, जो न्याय की पूरी प्रक्रिया है, वो बहुत लंबी है। पहले तो घर की डेहरी पार करना, लोगों को लगता है नहीं तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, और अगर वो घर से बाहर गए भी तो उनकी FIR दर्ज नहीं होती है। FIR दर्ज कराना इन गरीब लोगों के लिए बहुत कठिन है, और फिर अगर FIR दर्ज हो गई तो फिर पूरी कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है, उसमें दौड़ते रहना है, या वहाँ दौड़ लें या खाने के इंतज़ाम कर लें। इसलिए यहाँ तक कि जिस मालिक ने उनके साथ उन्हें पीटा है, उनके साथ बुरा काम किया है, उनके साथ बलात्कार किया है, वो तीसरे चौथे दिन जब भूखी होते हैं तो फिर से वहीं वो काम करने चले जाते हैं। These organizations and their workers promote a positive change in the mindset of the officials.
They advocate and lobby with the local government authorities and implementing agencies. They form the think tank group, which is full of experts and specialists. These experts contribute immensely by devising methods to deal with prevalent issues and also offer free aid and services as per their capacity. हम लोग क्या बहुत सारे अनवेड मदर्स होते हैं जिनकी डिलीवरी हुई, अबॉर्शन हुआ, रेप विक्टिम्स होते हैं, बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं, बर्न विक्टिम है, किसी के साथ अत्याचार हुआ, किसी के अपने रिलेटिव्स ने किया, किसी इन लॉज ने किया, इंसेस्ट हुआ, तो वो सब आखिर कहाँ जाएं? हम लोग सिर्फ इलाज का पोर्शन डील कर पाते हैं। तो जब इस तरह के NGOs हैं जिनके पास हम सिर्फ दे आर अ फ़ोन कॉल अवे, हम एक फ़ोन नंबर उनको दे दें, एड्रेस दे दें और वो वहाँ पहुँच जाएं, तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। तो सरकार लीगलाइज तो सब जगह कर दे रही बस्तियाँ, लेकिन ये अभी फैसिलिटीज डेवलप नहीं की जा रही। तो समय समय पर इसे भी उठाते हैं कि ये ज़रूरत वहाँ के मकान की या बस्तियों में सुविधाएं देने की। इसमें हम सामाजिक संस्थाओं की भी मदद लेते हैं। कहीं हमें कुछ करना हुआ, कुछ अवेयरनेस करनी हुई, कुछ मेडिकल कैंप लगाना हुआ, तो कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं उनका साथ लेके हम आयोजन कर ले जाते हैं। तो हम लोगों ने एक संकल्प ऐसा लिया कि एक शहर में विधवा विवाह का आयोजन किया जाए और भव्यता के साथ किया जाए। कोई ये चोरी छिपे नहीं करना है। 11 विधवाओं का हमने विवाह कराया था, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी आए थे। तो वो हम इसलिए कर पाए क्योंकि सखी केंद्र जैसे सामाजिक संगठनों का हमें सहयोग मिला। हमारे पास ऐसे आयोजन के लिए न तो अनुभव है और न समाज में उतनी पैठ है। फिजिकल कंडीशन तो हम लोग मेडिकली डॉक्टर की तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा होता है या कुछ लोगों को जिन्हें चाहिए कि उनकी घर से निकाल दिया गया है महिला को, तो उसको कोई शेल्टर भी चाहिए, तो इन सब चीज़ों में सखी केंद्र जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो आगे बढ़ के उनको सहायता देते हैं, उनको अपने यहाँ शेल्टर भी देते हैं। और जितना मैं काफ़ी कांटेक्ट में रही हूँ उनके उसमें, तो मैंने ये भी देखा कि वो लोग स्किल्स डेवलप करा के सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक पिछली बारी साल उन्होंने वो करा था जिसमें इन्हीं तरीके की महिलाओं ने राखियाँ बना के, हैंडमेड राखियाँ दी, वो सेल करी थी, पिकल्स बनाए और भी ऐसी चीज़ें बना के उनको प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे इंडिपेंडेंट भी होती हैं, बिजी भी होती हैं, और एक जब उनका काम वो आगे बढ़ता है तो एक प्रोत्साहन मिलता है, वो जो उस ट्रॉमा से निकलने में उनको मदद करता है। जो इनके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं वो खास करके महिलाएं होती हैं या गरीब तबका का होते हैं, तो उनके लिए जो उनकी नीड होती है उस नीड के आधार पे उनको जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम के अंतर्गत कहीं ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना है, इंडिया में कहीं भी पार्टिसिपेट करना है, उनके लिए उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं, बताते हैं। और हमारे जो ट्रेड फेयर्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे भी हम लोग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें हम उनको इनवाइट करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकें, और साथ में जो दूसरे लोग भी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी अवेयरनेस उनको होती है। साथ में कई कार्यक्रम भी उसमें हम लोग अपनी स्कीम्स की भी जानकारी देते हैं, तो वो भी जानकारी साथ के साथ चलती रहती है। तो इस तरह से कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो उनके साथ किए जाते हैं। सबके पास फ़ोन है, सभी लोग सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। ऐसे में सखी केंद्र ने अभी यंग गांव की 3500 लड़कियों को ट्रेनिंग दी है डिजिटल लिटरेसी की, और स्लम्स में, बस्तियों में कई लोग जगह हम लोग ट्रेनिंग ऑलरेडी दे रहे हैं ताकि वो लोग ऑनलाइन अपनी FIR दर्ज करा सकें, ऑनलाइन स्कीम्स को समझ सकें और ऑनलाइन अपने फॉर्म्स भर सकें। काफ़ी उनको हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड से। Having dealt with thousands of cases in the past, Didis know the right approach to solve a problem. Sadly, unexpected occurrences like floods, fire, or even COVID-19 call for a major shift and improvisation in the approach that these leaders follow. किसी तरह से कर्ज लेके मेहनत मजदूरी का जो पैसा इकट्ठा था उससे मकान बनवाया, कच्चा मकान बनवाया। उसके बाद इतना कटान हुआ, इतनी बाढ़ आई कि वो मकान सब बह गए, 10-12 मकान। अब वो लोग इतना रो रहे थे, इतना परेशान कि अब तो कुछ भी जरिया नहीं है। जो पैसा था वो हम लोगों ने जोड़ के सब कुछ यहाँ पे बना दिया, कर्जा भी हो गया है। उसके बाद 8 महीने की बहुत मेहनत मशक्क़त दौड़ धूप के बाद फिर उन लोगों को कॉलोनी मिली।
An organization as large as Sakhi Kendra keeps expanding, but its network ensures the presence of a strong collective voice for women's human rights. Did we just forget justice here? Does the current judicial system guarantee justice for the victims? More importantly, how tedious and expensive is the whole process? Is it short enough to not lose hope and dignity? Is it long enough for the victim to mediate with the offender? What really is justice for these victims? For most of the excluded and marginalized women, the concept of justice is non-existent. The only option for them is to be careful the next time if they are lucky enough to survive an assault. Organizations like Sakhi Kendra reach out to the victims and efficiently connect them to the process of justice. The victims get to be a part of the problem-solving process for other cases and expedite the process of justice. The victims also learn to deal with such issues in the future for others as well. They are not left alone to lose hope. They are rather connected to the secure network of Sakhi Kendra. जैसे हमारे दक्षिण क्षेत्र में 9 थाने हैं। 9 थाने में ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ पे लेडीज़ों का ज़्यादा आना जाना, जैसे बाजार हुए और पार्क हुए, स्कूल कॉलेज हुए, जहाँ पर लड़कियाँ जाती हैं पढ़ने लिखने। और फिर क्या होता है कि लड़के स्कूल खुलने से पहले वहाँ कुछ लड़के जो पढ़ते नहीं हैं खड़े हो जाएंगे बाइक लेकर, लड़कियों को कमेंट करना या फिर हरकतें करना गंदी गंदी। तो इसके पहले हम वहाँ पे अपनी पिंक चौकी की गाड़ी वहाँ जाके खड़ी हो जाती है। उनका हमने हॉट स्पॉट बना रखा है और वहाँ पे लड़कियाँ पहले ही जाके खड़ी हो जाती हैं। वहाँ पर अगर कोई इस तरह का लड़का दिखता है जो इस तरह से लड़कियों को वॉच कर रहा है या उनका पीछा कर रहा है या उनके ऊपर कमेंट कर रहा है, तो उनको कवर करते हैं हम लोग। तो हमारे ऐसे कई हॉटस्पॉट चिन्हित हैं, हम उसको चेंज करते रहते हैं अपने हिसाब से। मलिन बस्ती में हम लोग सखी केंद्र से मिलकर वहाँ की महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति कैंप लगा करके उनको बताते हैं कि आपके पास ये राइट्स हैं, इस तरह के कानूनी प्रावधान आपको उपलब्ध हैं जो निःशुल्क मिल रहे हैं। कहीं ऐसी कोई समस्या उनके साथ आती है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोगों ने कैंप लगा करके अपने फ़ोन नंबर्स भी उनको दिए हुए हैं। वो हम लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। मेरा अपना फ़ोन 24 आवर्स ओपन रहता है, या वो सखी केंद्र के जो हेड हैं, उसके मेंबर्स हैं, किसी के पास भी अपनी परेशानी को बता सकते हैं। व्यक्ति अगर परेशान है और उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी भी मदद होनी चाहिए, उसे भी न्याय मिलना चाहिए। तो सखी केंद्र से हम लोग जुड़े और नीलम जी हमारे पास में परेशान व्यक्तियों को भेजती हैं। अभी 2-4 केस मेरे पास इस समय भी उनके भेजे हुए हैं और मैं एक बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया है। It's pleasantly surprising to witness the empowerment of a victimized individual. A victim who earlier couldn't even step out of her house freely is now empowered enough to solve another victim's problems. This not only inspires society, but also doubles up as justice. Also, now women know that as they are out there working within a safe network for the society, offenders live in fear and will be punished one day for sure.